जय माता दी फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। यहाँ पर वर्णमाला से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे थे। कल हमने स्वरों से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक कवर कर लिया है। स्वरों से जितने भी क्वेश्चन बनते थे हम सारे कर चुके हैं। आज हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना जरूर कि आपको क्लास कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को हम। वर्णमाला में हम व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं। स्वर जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो डिपेंड होते हैं स्वरों पे। यानी व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं हमारे स्वरों पर, यानी स्वरों की हेल्प से बोले जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क की, तो क को हम अकेला नहीं बोल सकते, ये बिना स्वर की हेल्प से क नहीं आता। क में किस चीज की साउंड आ रही है, क प्लस अ। यहाँ पर क हाफ है और अ मिलकर यहाँ पर क बन जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर क ये हो गया हमारा स्वर। तो स्वरों की हेल्प से बोले जाते हैं व्यंजन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। व्यंजन किसे कहते हैं, जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये तो हो गई व्यंजन की डेफिनेशन। व्यंजन की डेफिनेशन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यानी ये सारे के सारे वर्ण हैं तो इन्हें व्यंजन कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब बात आती है व्यंजन कितने होते हैं संख्या में। तो जैसे स्वरों की संख्या पूरी 11 होती है, इसी तरह व्यंजनों की संख्या यहाँ पर होती है हमारी 33। कितनी होती है व्यंजनों की संख्या, 33। तो ये होती है व्यंजनों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और बात कर लें यहाँ पर हम व्यंजनों की संख्या के बाद कि व्यंजन जो होते हैं वो कुल कितने होते हैं। कुल व्यंजन होते हैं हमारे 30। कितने होते हैं कुल व्यंजन, यहाँ पर हमारे व्यंजन 33 होते हैं और कुल व्यंजन होते हैं 39। ये मैं 39 क्यों कह रही हूँ, ये अभी देख लेते हैं पूरा डिटेल में इसको। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण 6 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं व्यंजन वर्ण के 6 भेद, इनको भी आप देख लीजिए कौन कौन से 6 भेद होते हैं व्यंजन के, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से डीप लेवल की स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और चैनल को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करेंगे इनको। ये हर एक स्कूल लेवल के स्टूडेंट के लिए भी ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, और जॉब लेवल के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। तो हिंदी को तो चेंज ही नहीं कर सकते हम, चाहे कहीं पर भी पढ़ रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, जॉब लेवल का दे रहे हैं या पेपर दे रहे हैं, तो कहीं पर भी जो है हिंदी को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिएगा अंत तक। तो देखना है यहाँ पर व्यंजन के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन अंतस्थ यहाँ पर है, स्पर्श व्यंजन। फिर बात आती है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, कौन सी, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, फिर आती है ऊष्म व्यंजन। कौन सी, फिर आती है बात ऊष्म व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन,
संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन आता है? फिर हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। फिर आता है उसके बाद हमारा द्विगुण व्यंजन, और देन आता है व्यंजन, फिर आता है लास्ट एंड फाइनल वैदिक व्यंजन। वैदिक व्यंजन ये इंपॉर्टेंट है। व्यंजन के 6 वर्गों में बांटा जाता है। व्यंजन वर्ण के 6 भेद होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो स्पर्श व्यंजन होता है इसमें क से म तक के आते हैं। क से म तक के जो होते हैं हमारे, वो वर्ड इसके अंदर आते हैं स्पर्श व्यंजन में। यानी क ख ग ग क ख ग घ ड़ च छ ज झ आइए ट ठ ड ढ अण त थ द ध न आगे आता है प फ ब भ म। ये होता है हमारा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए आप एक अक्षर यूज कर सकते हो, क च ट त प। क च ट त प। ये अगर अक्षर याद रख ले तो सारे आपको ये वर्ण याद रह जाएंगे। तो व्यंजन के हमारे ये हो गए स्पर्श व्यंजन। फिर बात आती है अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य र ल वो। ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य र ल व। अब बात कर लेते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन में आते हैं स ह और अक्ष। ठीक है। ऊष्म व्यंजन में आते हैं स है। यहाँ पर ये संयुक्त में आ जाएगा स ह। ये आते हैं हमारे। ठीक है, ये हमारा संयुक्त में आ जाएगा अक्षय त्र अज्ञ और श्र। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? अक्षय त्र अज्ञ, अक्षय त्र अज्ञ और श्र। ये आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो कितनी है टोटल संख्या, वो भी करेंगे हम। यहाँ पर वैसे देख ही रही है कितनी है टोटल संख्या हमारी। संयुक्त व्यंजन की संख्या टोटल है 4। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन की संख्या टोटल है 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या है टोटल 4। और ये हमारे कुल कितने हो गए? 25। ठीक है। और अगर बात करें द्विगुण और वैदिक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। अगर बड़े लेवल का एग्जाम आता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इनका भी आपको पता होना चाहिए। तो द्विगुण अंग और ड, और यहाँ पर इसको अंग और ड आ जाता है। यहाँ पर आप पजल हो जाओगे क्योंकि इसके कई सारे नाम हैं। द्विगुण के कई सारे नाम हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या क्या नाम है इसके आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त क्या है? उत्क्षिप्त। यहाँ पर इसका नाम है फ्रेंड्स उत्क्षिप्त। ये आएगा उत्क्षिप्त आएगा। ये मार्कर नहीं चल रहा है तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ? उत्क्षिप्त आएगा हमारा, उत्क्षिप्त। ठीक है, ये आएगा। इसका नाम द्विगुण व्यंजन का उत्क्षिप्त नाम है। और आगत और निर्मित व्यंजन क्या है यहाँ पर? आगत और आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। और यहाँ पर इसका एक और नाम है निर्मित व्यंजन। इसका ज्यादा यूज नहीं होता निर्मित व्यंजन का। यहाँ पर हम उत्क्षिप्त व्यंजन ज्यादा यूज करते हैं इसके लिए। तो द्विगुण, आगत व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन ये है हमारे, ये है ड और ड, ये आएगा इसके अंदर। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर हिंदी में वैदिक व्यंजन का कोई भी यूज नहीं होता है। हिंदी में जो
वैदिक व्यंजन है इनका कोई यूज नहीं होता है, इनका केवल वैदिक यहाँ वेदों में ही इसका यूज होता है। तो इसका जो अक्षर होता है वो ऐसे होता है, मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से बना होता है। तो ये केवल वेदों में ही यूज होता है, तो वैदिक यहाँ पर यूज नहीं होता है हिंदी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इतने सारे ये आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में स ये मिल सकता है पेपर में स, और यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कौन सा व्यंजन है, ये है ऊष्म व्यंजन। फिर पेपर में आपको श मिल जाएगा, तो वहां पर ऑप्शन आपको मिलेंगे ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, या फिर द्विगु व्यंजन है, तो क्या अंतस्थ व्यंजन है, तो ये है हमारा संयुक्त व्यंजन। अगर वहां पर व पूछ लिया जाए, व किसको दर्शाता है, ये अंतस्थ व्यंजन को दर्शाता है, य र ल व अंतस्थ, पक्का याद कर लीजिए, य र ल व अंतस्थ, ठीक है। और ऊष्म में देखो यहाँ पर मैं इनको डिटेल में भी बता देती हूँ आपको, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं फ्रेंड्स क म ये नॉर्मल से अक्षर होते हैं स्पर्श व्यंजन में, तो यहाँ पर इसकी इतनी ज्यादा डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो अंतस्थ व्यंजन है इनका मतलब होता है य र ल व, अंदर से आवाज आती है तो अंतस्थ व्यंजन में आएगा ये। और ऊष्म व्यंजन में जब हम बोलते हैं तो थोड़ी ऊष्मा जो है वो उभर कर आती है, जैसे स श, तो ये है हमारे ऊष्म व्यंजन स है। और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन में ये जो अक्षर है हमारे ये मिलकर बने हैं, जैसे यहाँ पर अक्षय है, अक्षय हमारा किस चीज से मिलकर बना है, क जमा श जमा अ से मिलकर बना है हमारा ये अक्षर, अक्षर क्षत्रिय बोलते हैं इसको, क और श और अ से मिलकर बनता है, यानी ये स्वरों की हेल्प से बोला जाता है जिसमें क और स से मिलकर बनता है। तो ये एग्जाम में इसको तोड़ के भी पूछ लिया जाता है कि ये अक्षर किस चीज से मिलकर बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। और त्रय की अगर बात करें तो ये त और र से मिलकर बनता है प्लस अ, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इन चीजों से मिलकर बनता है। और अगर अज्ञे की बात करें तो यह ज और अञ, ज और अञ, और यहाँ पर ज अञ और अ की बात करेंगे, इससे मिलकर बनता है हमारा अज्ञ। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये बहुत सारे बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। श और र से मिलकर बनता है श्र, श और र प्लस अ, इससे मिलकर बनता है हमारा श्र। तो इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैं आपको इतना अच्छे से ये बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी बात कर ली है हमने, और ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो ये कौन से व्यंजन है, उत्सिष्ट व्यंजन है, और कौन से व्यंजन ये आगत व्यंजन है, और कौन से व्यंजन है ये द्विगु व्यंजन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गई इसकी डिटेल फ्रेंड्स। उसके बाद अगर बात करें तो हिंदी भाषा में तुर्की भाषा के दो, जो हिंदी भाषा है ना हमारी, हिंदी भाषा में तुर्की भाषा के दो वर्ण लिए गए हैं। हिंदी भाषा में तुर्की भाषा के दो वर्ण ये हैं, वो दो वर्ण ये है हमारे तुर्की भाषा के, तुर्की भाषा के दो वर्ण लिए गए हैं। हिंदी भाषा में तुर्की भाषा के दो वर्ण लिए गए हैं, ये हैं ड और ढ, तो ये है हमारे तुर्की भाषा के। और अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा का एक अक्षर लिया गया है, ये लिया गया है ओ, जैसे हम यूज करते हैं इसको डॉक्टर, ऐसे यूज करते हैं इसका, तो ये होता है हमारा अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये दो नोट है, इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा वायु संवेग के आधार पर, कौन सी वायु संवेग के आधार पर बात करें तो वायु संवेग के आधार पर इसको कितने वर्गों में बांटा जाता है? वायु संवेग के आधार पर दो में, कौन से घोष और अघोष, ठीक है। घोष और अघोष दो भागों में वायु संवेग के आधार पर इसको बांटा जाता है, जिसमें इसको उससे पहले हम यहाँ पर ये तारत्व के आधार
वायु समय के आधार पर यहाँ पर हम इसको दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले घोष और अघोष हम बातें पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि वायु समय के आधार पर वायु यानी जब हम अल्प प्राण जिसको बोलने में कम वायु हमारे अंदर जाती है, और एक महाप्राण, ये होते हैं हमारे किसके, ये होते हैं हमारे वायु समय के आधार पर। और जिन दो चीजों की मैं बात बता रही थी वो होते हैं फ्रेंड्स तारत्व के आधार पर, तारत्व के आधार पर। इनके बारे में भी बात करेंगे, पर ये दो हैं तारत्व के आधार पर, घोष और यहाँ पर तारत्व के आधार पर दो हैं, घोष और अघोष, घोष और अघोष, ये दो हैं। ये भी मैं बताऊंगी। पहले हम बात कर लेते हैं अल्प प्राण की और महाप्राण की, जिनके बोलने में वायु जो है कम मात्रा में हमारे अंदर जाती है और बाहर आती है, वो होते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण जिसके में बोलने में ज्यादा हमारी वायु अंदर प्रवेश करती है। और बात करते हैं इनमें से अल्प प्राण कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमारे क, ग और घ, ये क ख ग गड़, ये क ख ग गड़, ये इसको यहाँ पर प्रथम तृतीय और पंचम भाव को हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण। क्या कहते हैं, अल्प प्राण। अल्प प्राण में क, ग और हमारा अड़ आ जाता है, क ख ग गड़। जिसमें महाप्राण में ख, बोल के देखो, ख और घ, इसमें ज्यादा वायु जाती है, तो ये आते हैं महाप्राण में। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी फर्स्ट नंबर पे है सारे अल्प प्राण में आएंगे, ये भी अल्प प्राण में आएंगे, ये भी अल्प प्राण में आएंगे। ये जो बीच के रह गए हमारे द्वितीय और पंचम, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं दूसरे पद में और दूसरे में और यहाँ पर चौथे में। द्वितीय और चतुर्थी में कौन सा प्राण है, तो यह महाप्राण आता है। ठीक है, महाप्राण आता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए, इससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें प्रत्येक ऊष्मा व्यंजन महाप्राण है, यानी जो हमारे प्रत्येक ऊष्मा व्यंजन कौन कौन से हैं ऊष्मा व्यंजन, ये हमारे आएंगे स, श, श। ये सारे ऊष्मा व्यंजन हमारे कौन से प्राण है, महाप्राण है। लेकिन ह जो है इसमें महाप्राण में नहीं आता है। तो सारे ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से व्यंजन है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आते हैं, लेकिन ह नहीं आता है उसमें, ये हमारे अल्प प्राण में आता है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया, और अल्प प्राण में और जो य, र, ल, ये जो है ये भी अल्प प्राण में ही आएंगे, महाप्राण में नहीं आएंगे। तो महाप्राण वाले याद कर लीजिए, अल्प प्राण वाले अपने आप याद आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया इससे रिलेटेड। उसके बाद आगे आगे करते हैं, तब तारत्व के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तारत्व के आधार पर दो भेद होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है घोष और अघोष थोड़ा नीचे हो गया है, तो क और जो ख है ये हमारे घोष में आएंगे। ठीक है, क और ख। मैं दूसरा ले लेती हूँ पेन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं स्वर, जो है हमारा स्वर तंत्र में कंपन जब पैदा होता है, ये ग, घ और ड, इसमें कंपन पैदा होता है। तो ये किस चीज में आते हैं हमारे, तो ये आते हैं हमारे फ्रेंड्स किसमें, ये घोष में आते हैं। किसमें आते हैं, ये तीनों के तीनों घोष में आते हैं, घोष। ठीक है, और जिसमें कोई कंपन पैदा नहीं होता जैसे क और ख, ये आते हैं अघोष में। इसमें अघोष में। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमारे अघोष में आएगा क और ख, घोष में आएगा ग, घ, ड़। तो ग, घ, ड़ थोड़ा कंपन पैदा होता है हमारे किसमें, स्वर जो है, स्वर जो हमारे जब यहाँ पर गले में थोड़ा सा कंपन पैदा होता है स्वर रज्जु में, तो यहाँ पर हमारा कौन सा होएगा, घोष आएगा। ठीक है, तो स्वर रज्जु तंत्र में हमारा
कंपन पैदा होता है तो घोष आएगा, और अघोष में कोई भी कंपन पैदा नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक क्लियर। ऊष्म व्यंजन से ह को छोड़कर सारे आते हैं, तो ये भी हो गया। तो ऑलमोस्ट सारा ही कवर हो गया है यहाँ पर हमारा व्यंजन से रिलेटेड, और कुछ हमारे ये रह गए हैं जो है मूर्धा, बाकी हमने कर लिए हैं, व्यंजन भी रहते हैं, तो ये हम कल वाली क्लास में देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं जरूर से जरूर बताऊंगी आपको। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना फ्रेंड्स। बाय बाय।